Welcome students. Today we will discuss BS Nursing Generic Semester 6 English Past Paper April 2022. So let's discuss the paper. Question number 1 है, what is reflective writing? Why is it important? Reflective writing क्या है और ये क्यों जरूरी है? आपके सामने गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल मौजूद है। इसके ऊपर मेरा एक कंप्लीट लेक्चर है रिकॉर्डेड, लेकिन मुख्तसर इस सवाल के मुताबिक हम इसे समझ लेते हैं कि अगर कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम होती है, मिसाल के तौर पे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, इमरजेंसी में उनकी फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी या फिर ऑपरेशन थिएटर में, तो उन्होंने देखा कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके बाद है फीलिंग्स, व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग, कि आपकी थिंकिंग क्या थी, फीलिंग क्या थी उस सिचुएशन के मुताबिक, उसके बारे में। उसके बाद है इवेल्युएशन, फिर आप इवेल्युएशन करते हैं, यू राइट समथिंग इन इवेल्युएशन हेडिंग के व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट द एक्सपीरियंस, के जो आपने एक्सपीरियंस किया वो उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था। देन एनालिसिस, के व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ अ सिचुएशन। फिर उसके बाद कंक्लूजन आता है, व्हाट एल्स कुड यू हैव डन। उसके बाद लास्ट में आता है एक्शन प्लान, कि इफ इट अरोज अगेन व्हाट वुड यू डू, अगर ये सिचुएशन दोबारा होती है तो आप क्या करेंगे, आपका फ्यूचर का लाहे अमल क्या होगा। तो इसके इस गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल के मुताबिक आप लिखते हैं, अपना रिफ्लेक्टिव लॉग बनाते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग, सवाल ये था कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो इस रिफ्लेक्टिव लॉग को आपने सामने रखना है, गिब्स साइकिल के मुताबिक बनाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन समरी एंड कोटेशन। तो समरी और कोटेशन पे भी मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, लेकिन मुख्तसर हम इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, कि समरी जो है वो 1/3 होता है किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किसी पैसेज का। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाता है, रेपिटेशन से बचा जाता है। अगर लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं तो आप उसको जनरलाइज कर देते हैं, जैसे मुख्तलिफ फलों के नाम है तो आपने उसको हेडिंग दे दी फ्रूट की, या फिर अगर एक्टिवाइज है तो आपने उसको पैसिवाइज कर दिया, पैसिवाइज है तो उसको एक्टिवाइज कर दिया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो इस तरह आप जो है उसको समरी करते हैं, समराइज करते हैं उस पैसेज को। और कोटेशन कहते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस में जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उसको कोटेशन कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होगा ये कहलाएगी कोटेशन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस पे भी मेरा एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। हम एग्जांपल्स को समझ लेते हैं डायरेक्ट, कि आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है इस सवाल को। नंबर 1 है आर यू ओके, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट आइडिया है। तो सिंपल सेंटेंस, सिंगल आइडिया, सिंगल थॉट, कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस है आई एम फीलिंग बेटर बट आई स्टिल नीड सम रेस्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस है या कंपाउंड क्लोजेस है। ये कंपाउंड किस तरह से, इसमें दो कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंटेंसेस मौजूद हैं, जो कि बट फैन वॉइस के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें ये बट क्या है, यानी 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो, तो ये कहलाते हैं फैन वॉइस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, ये 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान आते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, इनको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम फीलिंग बेटर और आई स्टिल नीड सम रेस्ट, तो दोनों सेपरेट सेंटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कंपाउंड सेंटेंसेस है। 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फैन वॉइस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। थर्ड एग्जांपल है कि वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो ये भी, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जो है ये कहलाएगा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट है। फोर्थ एग्जांपल है इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, यानी इफ वाले जितने भी जुमले हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये सारे के सारे
ये सब के सब सेंटेंसेस कहलाएंगे डिपेंडेंट क्लोजेस। जब ये डिपेंडेंट क्लोजेस हैं तो तमाम डिपेंडेंट क्लोजेस जो है वो किसी सेंटेंस के साथ आते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है, वो क्लोज बन जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ये सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यू विल गेट सक्सेस को जरूरत नहीं है कि इफ यू वर्क हार्ड की, लेकिन इफ यू वर्क हार्ड को जरूरत है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने की। यू विल गेट सक्सेस के साथ इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। अगर आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं बनी जब तक कि आप ये ना कहें यू गेट सक्सेस, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब इसकी मीनिंग कंप्लीट है, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद है फिफ्थ, यानी इफ है, दो है, बिकॉज है, ये तमाम के तमाम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिकेटर हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि डिपेंडेंट क्लोज को जाहिर करते हैं। इफ दे कम टुमारो, अगेन सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। वी विल वॉच अ मूवी एंड वी विल गो आउट फॉर डिनर। अब ये दो सेंटेंसेस है, एंड यानी फैन वॉइस से कनेक्ट किया गया है इसको, यानी कि ये दोनों तो कंपाउंड है, लेकिन इफ दे कम टुमारो ये कॉम्प्लेक्स है, डिपेंडेंट है। तो ये तीन सेंटेंसेस मिलके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन गए, सेंटेंस बन गया ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है डिड यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, क्या आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया? तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। आई विल बाय, अगली एग्जांपल है, आई विल बाय सम इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स बिकॉज आई लव रीडिंग इन फ्री टाइम। अब इसमें दो क्लोजेस हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लोज है, एक डिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट जो है वो आई विल बाय वाला सेंटेंस है, और बिकॉज से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो ये दोनों सेंटेंसेस क्लोजेस मिलके बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लास्ट एग्जांपल इसमें है हाउ आर यू, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, पैराफ्रेज द गिवन सेंटेंसेस। पैराफ्रेज का मतलब होता है अपने वर्ड्स में, अपने आइडियाज में, नॉट अपने आइडियाज में बल्कि अपने वर्ड्स में उसको आप पैराफ्रेज करें, उसको रीस्टेट करें और रीराइट करें उस सेंटेंस को, लेकिन उसकी मीनिंग रिमेन सेम, मीनिंग उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, तो आप इसको पैराफ्रेज मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। स्मोकिंग इज अनहाइजेनिक, स्मोकिंग इज अनहाइजेनिक का मतलब भी यही है कि ये डेंजरस फॉर हेल्थ है, मीनिंग वही है जो इस सेंटेंस की है। ये पैराफ्रेजिंग कहलाएगी कि आपने इसको रीराइट कर दिया, रीस्टेट कर दिया। नंबर 2 है एग्जांपल इसकी, हेल्दी हैबिट्स लीड टू हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ है। नंबर 3 है आई एम सो एक्साइटेड, तो आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी टुडे। यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स भी अपने पास से आप दे सकते हैं, लेकिन मीनिंग रिमेन सेम। शी लुक्स इंटेलिजेंट, तो शी सीम्स टू बी जीनियस, तो वही मीनिंग है कि शी लुक्स इंटेलिजेंट। अगली एग्जांपल है दे आर मूविंग टू आइलैंड इन सम डेज, तो आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं कि दे आर गोइंग टू आइलैंड इन फ्यू डेज। अगली एग्जांपल है दिस लैपटॉप इज रियली एक्सपेंसिव, तो आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं दिस इज वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप। अगली एग्जांपल है वी नीड टू हेल्प द पुअर, तो आप इसको पैराफ्रेज मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं कि वी कैन हेल्प द पुअर पीपल। लास्ट एग्जांपल है आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज ईज, तो इसको आप बना सकते हैं कि यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग द एग्स, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस बिकॉज नथिंग वेंचर नथिंग हैव। तो मुख्तलिफ तरीकों से आप किसी सेंटेंस को पैराफ्रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म से क्या मुराद है? तो मुख्तसर में आप इसको बता दूं मैं आपको कि प्लेजरिज्म क्या है। प्लेजरिज्म इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनदर ऑथर्स लैंग्वेज, थॉट्स, आइडियाज और एक्सप्रेशंस as one's own original work. The practice of taking someone else's work or idea and passing them off
as one's own, यानी आसान लफ्जों में आप इसको समझ लें कि कॉपी पेस्ट का नाम जो है वो प्लेजरिज्म है, किसी के आइडियाज को उठा के एज इट इज छाप देना और अपना नाम लिख देना, ये प्लेजरिज्म कहलाता है। नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज रिसर्च, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। तो रिसर्च की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। Research is creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. It involves the collection, organization, and analysis of information to increase understanding of a topic or issue. A research project may be an expansion on past work in the field. फिर वो ये कह रहे हैं कि आपने फैक्ट और ओपिनियन को भी डिफरेंशिएट करना है कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। अब फैक्ट ये भी आपके सामने मौजूद है कि अ फैक्ट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। फैक्ट वो है जिसको प्रूव किया जा सके ट्रू या फिर फॉल्स। और ओपिनियन क्या है? एन ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन्स फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी प्रूवन। किसी शख्स की फीलिंग्स है जो कि प्रूव नहीं की जा सकती, उसको आप कहेंगे ओपिनियन। मिसाल के तौर पे जो इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग है या रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें आप ज्यादातर फैक्ट्स लिखते हैं। और ये जो ऐसे राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग है, आप इसमें अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस लिखते हैं। तो अपने आइडियाज लिख रहे हैं, ये आपकी ओपिनियन कहलाएगी, क्योंकि आप फैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स और ओपिनियन की बात कर रहे हैं। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग को आप डिफाइन करें तो एपीए के कंपोनेंट आपके सामने के योर ऐसे शुड इंक्लूड दीज 4 मेजर सेक्शन, यानी कि उसमें टाइटल पेज है, एब्स्ट्रैक्ट है, मेन बॉडी है, रेफरेंस लिस्ट है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस है। और यानी आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट साइज जो है वो 12 होना चाहिए, टाइम रोमन्स में होना चाहिए, डबल स्पेसिंग होनी चाहिए। तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। तो ये था हमारा आज का पेपर डिस्कशन रिगार्डिंग सेमेस्टर 6। Thank you for watching.